वेलकम वेलकम वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसमें सबको इंटरेस्ट है। नहीं नहीं, कैटरीना कैफ नहीं, पैसे की बात कर रहा हूँ। मनी, रोखड़ा, अंबानी। अब मनी में सबको इंटरेस्ट है, सबको चाहिए, बट बहुत कम लोगों को ये समझ में आती है। अगर तुम ध्यान से सोचो तो मनी बेसिकली एक पीस ऑफ पेपर है जो बस इसलिए चल रहा है क्योंकि सब लोग उसमें बिलीव करते हैं, सब लोग उसको मानते हैं। एक बहुत ही बेसिक सवाल जो कि हर किसी के मन में है कि अगर पैसा हम ही प्रिंट करते हैं तो क्यों ना बहुत सारा पैसा प्रिंट करवा दो और सब में बांट दो। इन सब चीज़ों को, इससे रिलेटेड बाकी सारी कंसेप्ट्स को आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला सवाल कि जब पैसा नहीं था तो अब क्या था। तो बहुत टाइम तक चीज़ें खरीदने के लिए हम चीज़ें बेचते थे। मतलब जैसे तुम्हारे पास चावल है और तुम्हें आटा चाहिए तो तुम चावल दे के आटा ले लिया करते थे, तो इसको कहते थे बार्टर सिस्टम। अब इसमें प्रॉब्लम ये थी कि किसी भी चीज़ की वैल्यू कैसे डिसाइड होगी, कितने किलो राइस के लिए कितने किलो दाल मिलेगी या कितने किलो आटा मिलेगा, वो कौन डिसाइड करता है। तो उसके बाद हम मूव ऑन हो गए एक नए कंसेप्ट पे जिसमें हम एक पर्टिकुलर कमोडिटी को एज मीन्स ऑफ ट्रांजैक्शन यूज़ करने लगे। मतलब जैसे कि चाय पत्ती हो गई या नमक हो गया, क्योंकि उस टाइम पे इन चीज़ों की काफ़ी वैल्यू थी तो एक कन्वर्जन रेट डिसाइड करते थे। जैसे 1 किलो नमक के बदले तुम्हें कितने चावल मिल जाएंगे या कितनी दाल मिल जाएगी। इसको हम कहते हैं मनी कमोडिटी, जिसमें कमोडिटी या एक आइटम को एज मीन्स ऑफ ट्रांजैक्शन यूज़ किया जाता है। बट 10 किलो चावल खरीदने के लिए तुम 20 किलो नमक का बोरा लेकर अगर बाज़ार में घूमोगे तो इस हिसाब से अगर गर्लफ्रेंड के साथ शॉपिंग करने निकलते तो फिर इसके बाद लोग आए कॉइन्स के ऊपर। तो कॉइन्स में जो मेटल होता था उसकी वैल्यू के हिसाब से कॉइन्स की वैल्यू डिसाइड होती थी। जैसे सोने का जो सिक्का होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, बाकी किसी मेटल के कॉइन की वैल्यू कम होगी। इसमें ये भी वैल्यू डिसाइड करता था कि वो किस कंट्री की हैं या किस पर्टिकुलर किंग के कॉइन्स। बट कॉइन्स को बनाना काफ़ी दिक्कत वाला काम था और कंट्रीज़ के बीच की आपस के ट्रांजैक्शन में म्यूचुअलिटी नहीं होती थी, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती थी कि कैसे एक वैल्यू डिसाइड की जाए। फिर इवेंचुअली हम आए अपने मॉडर्न सिस्टम ऑफ करेंसी में, जिसमें जो गवर्नमेंट होती है वो पैसे प्रिंट करके उन्हें लीगल टेंडर बनाती है लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। और कंट्रीज़ को आपस में एग्रीमेंट करना होता है जिसमें वो डिसाइड करते हैं कि हाँ ट्रांजैक्शन वैल्यू ये होगी कि जैसे $1 कितने रुपीज़ के बराबर है, और उसी बेसिस पे एक्सचेंज इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। इस करेंसी को प्रिंट करना और रेगुलेट करना गवर्नमेंट और एक सेंट्रल बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे कि इंडिया में आरबीआई। तभी तुम्हारे 500 के नोट पे लिखा रहता है कि आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ 500 रुपीज साइंड बाय द गवर्नर। इसका मतलब है कि गवर्नर ऑफ आरबीआई खुद अपनी जबान दे रहा है कि 500 तुम्हारे पास जो है इस पेपर पे जो लिखा हुआ है उसकी वैल्यू 500 ही मानी जाए, और इस तरीके से पैसे को अपनी वैल्यू मिलती है। अब ये तो हो गया कि पैसा क्या है, बट इसका मतलब अगर एक कंट्री और एक बैंक के पास पावर है पैसे प्रिंट करने की और उसको वैल्यू देने की, तो मतलब तो यही हुआ ना कि पैसा पेड़ पे उग रहा है, क्योंकि जितना मर्जी प्रिंट करवा सकते हैं। बट ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही सिंपल रूल है डिमांड सप्लाई। जैसे कि बायोलॉजी में हर किसी का जवाब होता है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। जैसे अगर मैथ्स में कुछ ना आए तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, वैसे ही इकोनॉमी में कुछ समझ ना आए तो डिमांड सप्लाई रूल लगता है। सपोज करो कि गवर्नमेंट तुम लोगों को बोलती है तुम सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए हम डालेंगे, मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। जो कि गवर्नमेंट कभी बोलेगी नहीं, बट चलो सपोज कर लो। तो आरबीआई को इस डिमांड को पूरा करने के लिए 130 करोड़ इंटू 15 लाख हर किसी को देने पड़ेंगे प्रिंट करके या जैसे मर्जी। तो उसके बाद होगा क्या, जब सबके पास पैसा आ गया तो फिर पैसे की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी क्योंकि सप्लाई ज़्यादा हो गई है। जिस दूध वाले से तुम 25 रुपए का दूध लेते थे वो बोलेगा कि मेरे पास तो 15 लाख है तो मैं दूध क्यों बेचूं, और अगर मैं बेचूंगा भी तो मैं 25 की जगह अब मैं 1000 रुपये का बेचूंगा। और ऐसा ही सेम इफेक्ट होगा हर एक इंडस्ट्री में। फार्मर्स जो आलू 5 रुपये में बेचते थे वो बोलेंगे कि अब हम 5000 का बेचेंगे क्योंकि हमारे पास पैसा है, अगर हम काम करने ही वाले हैं तो हम ज़्यादा अमाउंट के लिए करेंगे। तो ज़्यादा पैसा प्रिंट करने से इन्फ्लेशन हो जाएगी मार्केट में या महंगाई हो जाएगी मार्केट में। अब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए अगर सरकार और ज़्यादा पैसा प्रिंट करने का सोचेगी तो फिर ये इन्फ्लेशन हाइपर इन्फ्लेशन हो जाती है, जैसे कि जिम्बाब्वे में हुआ था जब उन्होंने भी यही आइडिया यूज़ किया। उसके बाद हुआ ये कि एक ब्रेड खरीदने के लिए भी तुम्हें मिलियंस में पैसे देने पड़ते थे। वहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो गई थी कि उनको एक 100 ट्रिलियन का नोट भी छापना पड़ा। एंड में हुआ ये कि उन्हें अपनी लोकल करेंसी को इलीगल डिक्लेयर करना पड़ा
एंड सिर्फ फॉरेन करेंसी एक्सेप्ट करने लगे वो लोग। तो अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि जितना मन करे उतना पैसा प्रिंट क्यों नहीं करना चाहिए। बट ये कि सबके लिए नहीं है। हर कंट्री की जो करेंसी होती है उसकी डिमांड अलग होती है। अगर यही काम यूएसए करे, मतलब अगर यूएसए अपने लॉसेस को फुलफिल करने के लिए और ज़्यादा यूएस डॉलर प्रिंट करे तो उसकी कंट्री को सेम इन्फ्लेशन फेस नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यूएस डॉलर सबसे ज़्यादा डिमांड में है। हर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में यूएस डॉलर ही यूज़ होता है, तो उसकी डिमांड है, तो अगर वो सप्लाई करेंगे तो वैल्यू नहीं गिरती। अब ये सवाल आएगा कि करेंसी की वैल्यू कौन डिसाइड करता है। काफ़ी सही सवाल है। तो करेंसी की वैल्यू डिसाइड होती है एक इंटरनेशनल फाइनेंस मार्केट में, जहां अंधेरे कमरे में लोग काले कोट पहनकर लूडो का डाइस फेंकते हैं और जिसकी किस्मत चमकी उसकी करेंसी चमकी। हाँ, ऐसा नहीं है, बट इतना सच है कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हर कंट्री को बहुत सारे पैरामीटर्स पे जज करती है कि वो कंट्री कितनी इन्वेस्टेबल है, उसकी करेंसी कितनी इन्वेस्टेबल है, उसकी इकॉनमी कितनी ग्रोथ करेगी और कितनी नहीं करेगी। जैसे सपोज़ करो कि आरबीआई काफ़ी सारे नोट प्रिंट करना शुरू करता है अपने लॉसेस को कवर करने के लिए, तो जो वो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये जज करेगी कि इंडियन इकॉनमी उतनी कॉन्फिडेंट नहीं है और इंडियन इकॉनमी में कॉन्फिडेंस गिरेगा और फिर इंटरनेशनल मार्केट में हमारी वैल्यू गिरेगी और लोग हमारी करेंसी में इन्वेस्ट करना कम कर देंगे, जिससे हम रुपीज़ की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट गिरना शुरू हो जाएगी। अब अगर ये समझ आ गया कि पैसा क्या है, क्यों ज़्यादा प्रिंट नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू कैसे डिसाइड होती है, तो अब ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि प्रिंट कैसे होता है और डिसाइड कौन करता है कि एक्चुअल में फिर पैसा कितना प्रिंट हो। तो इंडिया में पैसा प्रिंट करने के लिए काफ़ी टाइम से हम एक सिस्टम यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं MRS या मिनिमम रिज़र्व सिस्टम, जिसमें आरबीआई को ये डायरेक्शन है कि वो जितना मर्जी चाहे उतना मर्जी पैसा प्रिंट कर सकती है, बट हर टाइम उसके रिज़र्व में 200 करोड़ के एसेट्स होने चाहिए, जिसमें से 115 करोड़ गोल्ड या गोल्ड कॉइन्स के फॉर्म में होने चाहिए और बाकी फॉरेन करेंसी के फॉर्म में होने चाहिए। इसके अलावा आरबीआई और उसकी रीजनल ब्रांचेस हर साल और हर क्वार्टर एक ग्रोथ का एस्टीमेट रखती हैं, जिसमें वो जीडीपी पर नज़र रखती हैं और एक प्रोजेक्टेड ग्रोथ की फिगर निकालते हैं। उस प्रोजेक्टेड ग्रोथ को एक एनुअल रिपोर्ट में सबमिट किया जाता है और फिर डिसाइड होता है कि कितना पैसा प्रिंट होगा। सिंपलर टर्म्स में अगर समझाऊं, इस बात का हिसाब लगाया जाता है कि एक साल में हमारी कंट्री में कितनी ट्रांजैक्शंस होंगी, जो कि डिपेंड करेगा कि ओवरऑल कंट्री में खरीदना और बेचना कितना होगा। इस एस्टीमेट में 4 से 5% का एक बफर ऐड किया जाता है महंगाई को एडजस्ट करने के लिए। फिर उस टाइम कितनी करेंसी ऑलरेडी मार्केट में है और कितनी रिक्वायर्ड है, उसके डिफरेंस के हिसाब से पैसा प्रिंट होता है। अब वो कौन से पेपर पर होता है, कौन सी इंक होती है, माइक्रोचिप होती है या नहीं होती है, वो सब अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। आई होप कि तुम्हें वीडियो समझ आई हो। समझ आया तो कमेंट करके बताओ, नहीं आया तो भी कमेंट करके बताओ। ऑल्सो गवर्नमेंट ने रिसेंटली बताया कि उन्होंने 20 लाख करोड़ का एक हेल्प पैकेज लॉन्च किया, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया, तो प्लीज़ उसको भी चेक कर लेना। बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया।